हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है इंदु और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है कैसे बना नेपाल इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा देश जिसे माना जाता है स्वर्ग का टुकड़ा, एक ऐसा देश जहां नहीं बिकती कोई भी नशीली चीज, दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिस पर कभी भी किसी विदेशी का आक्रमण नहीं हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे नेपाल ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग और नई पहचान बनाई है। आइए आज आपको बताते हैं नेपाल के सुनहरे इतिहास और विविधता से भरे कल्चर के बारे में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नेपाल के बारे में जानने से पहले आइए आपको नेपाल के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स बताते हैं। कहने को तो नेपाल एक अलग देश है, लेकिन नेपाल की बहुत सी ऐसी चीजें और कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी भारत से जुड़ी हुई हैं। नेपाल में अलग अलग प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है और आपको बता दें कि वैदिक काल के रिकॉर्ड से ही नेपाल शब्द को लिया गया है। साथ ही साथ बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी दक्षिणी नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले गोरखा भी नेपाल की जमीन से निकले और आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखाओं की भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि नेपाल दुनिया में सबसे बड़ा देश है जहां की ज्यादातर जनसंख्या हिंदू है। इतना ही नहीं, नेपाल के 81% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए नेपाल को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र भी कहा जाता है। जबकि देश की मेन माइनॉरिटीज में तिब्बतन बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किरांतस और क्रिश्चियन लोग हैं। आपको बता दें कि अपनी खूबसूरती के लिए फेमस ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है। नेपाल अपने यहाँ के पक्षियों के लिए भी फेमस है। पूरी दुनिया के पक्षियों के लगभग 8% पक्षी इस देश में। जिन लोगों को बर्ड्स पसंद हैं, वो इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। वहीं अगर हम नेपाल की ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है और ये भौगोलिक रूप से यानी कि ज्योग्राफिकल फॉर्म से 3 भागों में बटा हुआ है, जो है पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है और वहीं जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख है। नेपाल की राज्य भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के नए संविधान के मुताबिक नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है। इन सभी राज्यों को मिलाकर पूरे देश में कुल 77 जिले हैं। नेपाल देश की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से काफी मिलती जुलती है। नेपाल में नेपाली भाषा को छोड़कर मुख्य रूप से 6 भाषाएं और बोली जाती हैं, जो कि गुरुंग, तामांग, नेपा भाषा नेवा, गोरखाली, किराती और मगर है। तो ये तो थे नेपाल से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आइए बात करते हैं नेपाल के इतिहास के बारे में। आपको बता दें कि नेपाल बहुत पहले अशोक साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। 3री शताब्दी में ही अशोक साम्राज्य ने नेपाल को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद 4वीं शताब्दी में नेपाल राज्य ने समुद्रगुप्त की सत्ता को स्वीकार कर लिया और फिर 7वीं शताब्दी में नेपाल पर अपना अधिकार जमाने के लिए तिब्बत ने हमला कर दिया और नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी हमलों के बाद नेपाल के आंतरिक संघर्ष यानी कि बहुत से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसके कारण नेपाल में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने लगी और 11वीं शताब्दी आते आते नेपाल में ठाकुरी वंश के राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी के बाद नेपाल में मल्ल वंश का उदय हुआ। नेपाल में मल्ल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक यक्ष मल्ल ने लगभग 1428 ईस्वी से लेकर 1475 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद आपको बता दें कि प्रसिद्ध शासक यक्ष मल्ल ने मरने से पहले ही राज्य का बंटवारा अपने बेटे और बेटियों में कर दिया था। इस बंटवारे की वजह से नेपाल काठमांडू और भात गांव के 2 राइवल स्टेट्स में बंट गया और आपस में ही झगड़े होने लगे। इन झगड़ों का फायदा उठाकर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 ईस्वी में नेपाल पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी हिमालय के गोरखाओं ने अपनी मिलिट्री पावर को डेवलप किया और नेपाल को एक पावरफुल किंगडम के रूप में बदल दिया। 19वीं शताब्दी आते आते गोरखाओं ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा को बढ़ाकर ब्रिटिश भारत की उत्तरीय सीमा से मिला दिया। अपनी सीमा को बढ़ाने के कारण 1814 से 1815 ईस्वी में नेपाल और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। इस गोरखा युद्ध के बाद दोनों देशों में सुगौली की संधि हुई, जिसके मुताबिक नेपाल ने अपने राज्य के कुछ भूभाग ब्रिटिश सरकार को दे दिए। इसके साथ ही इस दौरान नेपाल में एक ध्वज संधि यानी कि फ्लैग ट्रीटी भी हुई, जिसके मुताबिक नेपाल की फॉरेन पॉलिसी उस समय की भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। इस तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ नेपाल एक आजाद देश बना रहा। इसके बाद साल 1951 से 1960 में राजा महेंद्र पंचायत प्रणाली यानी कि पंचायत सिस्टम को ले
लेकर आए। तब नेपाल में बहुपार्टी लोकतंत्र यानी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को डेवलप किया गया। उसके बाद 1990 में संसदीय सरकार को राजा महेंद्र के बेटे राजा बीरेंद्र ने बहाल यानी कि रिस्टोर कर दिया। इसके बाद तकरीबन 10 सालों तक नेपाल को कम्युनिटी माओवादी उग्रवाद, जिसे कम्युनिस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी के नाम से भी जाना जाता है, का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते 2000 में राजशाही की भी समाप्ति कर दी गई। अब तक नेपाल बहुत से राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर चुका था, इसलिए वहां की राजशाही खत्म होने के बाद वहां के शासकों ने नेपाल को एक संवैधानिक कंट्री बनाने का सोचा। इस दौरान नेपाल की दूसरी वैधानिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2015 में नए संविधान को प्रमोट किया था। वहीं सालों के राजनीतिक उथल पुथल और संघर्षों के बाद 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। आपको बता दें कि नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेक्युलर स्टेट घोषित किया है। नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने की आजादी दी गई है। आज भी नेपाल के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वहीं माइनॉरिटी बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में संस्कृत के बहुत से हाथ से लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में नेपाल में संस्कृत को बहुत माना जाता था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत में भी नेपाल का जिक्र मिलता है, जिसमें कर्ण की जीत का उल्लेख मिला है। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल देश में जो राजा थे कर्ण, उन्हें जीतकर हिमालय पर्वत से नीचे उतर आया और फिर पूर्व की ओर आगे बढ़ा। इससे पता चलता है कि पुराने समय में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक व्यू से नेपाल को भारत का एक हिस्सा समझा जाता था। नेपाल में बहुत समय तक नॉन आर्यन जातियों का राज्य रहा। मध्ययुग मिडिएवल पीरियड में राजनीतिक सत्ता मेवाड़ राजस्थान के राज्य वंश की एक शाखा के हाथ में आ गई। राजपूतों की यह शाखा मेवाड़ से मुसलमानों के आक्रमण से बचने के लिए नेपाल में आकर बस गई थी। इसी क्षत्रिय वंश का राज्य आज तक नेपाल में चला रहा है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल से बहुत से स्थानीय प्राचीन काल से अब तक हिंदू तथा बौद्धों के पुण्य तीर्थ रहे हैं। लुम्बिनी पशुपतिनाथ जैसी जगह भारतवासियों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि नेपालियों के लिए। ऐसा महाभारत काल में जब कुंती के पुत्र पांचों पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तभी पांडु पुत्र भीम ने भगवान महादेव को दर्शन देने हेतु विनती की। तभी भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन एक लिंग के रूप में दिए, जो आज पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कभी भी किसी ने नेपाल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन यह हिमाकत अंग्रेजों ने जरूर की थी और उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। नेपाल पर किसी भी बाहरी शक्ति का कब्जा ना कर पाने के पीछे कई वजह है, जैसे कि नेपाल एक विस्तारवादी साम्राज्य यानी कि एक्सपेंशनिस्ट एम्पायर था और गोरखा लड़ाकों ने अंग्रेजों को भी प्रभावित किया, जिसके नतीजन भारतीय सेना में आज तक गोरखा रेजिमेंट है, जो कि ब्रिटिश सेना में भी लड़े थे। अब देखिए, जब दो विस्तारवादी साम्राज्य भिड़ते हैं तो दोनों को ही कहीं न कहीं संतोष करना पड़ता है, और सुगौली की संधि उस संतोष को दर्शाती है। जहां अंग्रेजों ने तिब्बत का विचार त्यागा, तो वहीं गोरखा ने अवध का विचार त्याग दिया। अब अगर हम आज के नेपाल की बात करें तो वैसे तो इस देश में टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है और अक्सर लोग इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसीलिए टूरिज्म का नेपाल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा नेपाल में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती है। यहाँ 18% भूभाग पर खेती होती है। साल 2015 में लागू किए गए संविधान के बाद साल 2018 में नेपाल का सकल घरेलू उत्पाद लगभग $28.8 बिलियन हो गया था और साल 2018 में ही 3% एनुअल ग्रोथ के साथ साल 2019 में ये 7.1% तक पहुंच गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते कैसे हैं और क्यों भारत के लिए नेपाल एक इम्पोर्टेंट देश है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। सदियों से चले आ रहे जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज रिलेशनशिप्स के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के साथ भी इनका एक जैसा कनेक्शन है। साथ ही नेपाल 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा बनाता है। इसलिए कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी दुनिया से व्यापार के लिए रास्ता प्रोवाइड करने के अलावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी यानी कि ट्रेड पार्टनर है और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आपको बता दें कि नेपाल का लगभग 66% व्यापार भारत में ही होता है।
तो दोस्तों ये था नेपाल का इतिहास और वहां की संस्कृति की एक झलक। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों ये थी वीडियो नेपाल देश के बारे में, जिसमें हमने बहुत कुछ देखा, फैक्ट्स भी देखे और आगे कैसे कैसे इसमें अंग्रेज़ों ने अटैक किया और कैसे कैसे आगे बढ़ता रहा। अच्छी वीडियो थी, काफ़ी कुछ चीज़ें पता थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।